Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to start a new topic from chapter 5 of class 9 that is the Golgi apparatus. तो इस वीडियो में हम गोल्गी apparatus और साथ ही साथ लाइसोसोम्स और कुछ और जो आपके ऑर्गेनेली हैं सेल के उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका क्या फंक्शन है, ये कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी हम समझेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गोल्गी apparatus. इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने देखा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जस्ट अटैच होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है. ठीक है, रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं और उन्हीं राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ठीक है, सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये, तो इसका आंसर राइबोसोम्स होगा. प्रोटीन कहाँ बनते हैं? वो राइबोसोम्स में बनते हैं. तो वंस ये प्रोटीन एक बार बन जाते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमने देखा ट्यूबुलर होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही जो है आपका फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है और उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रास्ते से होते हुए गोल्गी apparatus में आप पहुंचते हैं. ये गोल्गी apparatus भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाद में होता है और लगभग उसी से सटा हुआ रहता है. ठीक है, तो गोल्गी apparatus में बेसिकली ये जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, मतलब कि सुरक्षित नहीं रहते. तो इनकी पैकेजिंग, जैसे आप को कहीं भी कोई सामान भेजना होता है तो अगर आप ऐसे ही भेज दोगे तो सामान रास्ते में टूट जाएगा. ठीक है, खराब हो जाएगा. तो उसकी पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो गोल्गी apparatus में बेसिकली ये सारा पैकेजिंग का काम होता है, स्टोरेज एज वेल एज पैकेजिंग. तो जो कुरियर एजेंसी है आपकी सेल की वो है आपकी गोल्गी apparatus. कोई भी सामान कहीं आता है, कहीं ज्यादा है तो गोल्गी apparatus में पहले जाता है, वहां वो स्टोर होता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है और वो अपने डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, कोरियर कर दिया जाता है उसको. ठीक है, सो द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी. इसका नाम गोल्गी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्गी और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला. सो कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका भी, चिपका, जैसे ट्यूब लाइक ना होके सैक लाइक होता है, फ्लैट. ठीक है, चिपका चिपका सा रहता है. सो अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे आप देख सकते हो ना फिगर में. सो इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स. और ये इंडिविजुअल स्टैक्स को एज ए होल द गोल्गी apparatus है, लेकिन इंडिविजुअल जो स्टैक्स होते हैं उनको हम सिस्टम कहते हैं. So these membrane often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. तो ये जो गोल्गी apparatus हम कह रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, पीछे से ये कनेक्टेड होती हैं. और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी प्रोटीन आता है या लिपिड मॉलिक्यूल आता है तो उसकी ये पैकेजिंग करती हैं. ठीक है, सो द मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. तो जो भी मटेरियल आता है उसका डिस्पैच, जैसे मैंने कहा पोस्ट ऑफिस है आपके या कोरियर एजेंसी है आपकी गोल्गी apparatus. ठीक है, सो इट्स फंक्शन इंक्लूड, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus तो आप बोलोगे इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मतलब चीजों को मॉडिफाई भी करती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो तो उसमें उसका कुछ नुकसान ना हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी न खो जाए. ठीक है, सो इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. ठीक है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी apparatus. तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स का भी फॉर्मेशन ये करती है. सो द गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी गोल्गी apparatus का काफी रोल होता है. ठीक है, तो गोल्गी apparatus के आपने ये सारे फंक्शंस देखे. अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया. ठीक है, सो आप देख सकते हैं इनका नाम था कैमिलियो गोल्गी. ठीक है, सो कैमिलियो गोल्गी वॉज बोर्न एट कॉर्टिनो नियर ब्रेसिया in 1843. He studied medicine at the University of Pavia.
After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matthew. ठीक है. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. तो ये nervous system के ऊपर काम करते हैं. nervous system मतलब जो आपका brain वाला portion होता है ना, उसको हम nervous system कहते हैं. ठीक है, जो brain से related study होती है उसको हम nervous system कहते हैं. इसमें neurons होती हैं, brain का structure कैसा होता है, उसकी जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं. तो ये उसके ऊपर काम करते थे. ठीक है. सो ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ हिज हॉस्पिटल. तो उन्होंने अपने किचन को ही हॉस्पिटल बना दिया, मतलब लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है. और हाउएवर द वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्गी कैरिड आउट वाज रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स. तो इंडिविजुअल नर्व सेल्स को स्टेनिंग, मतलब जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग अभी इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा कि हर चीज को स्टेन करके देख रहे हैं, क्योंकि बिना स्टेन, क्योंकि ये इतना पतला स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी की सेल्स है, इसका खुद का तो कोई कलर नहीं होता. ठीक है. तो जब तक आप इसको स्टेन नहीं करोगे तब तक आप इसका स्ट्रक्चर कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, उतने अच्छे से क्लियरली विजुअल नहीं होगा. ठीक है. और बहुत ये जब इनका साइज और छोटा होने लगता है तो इनको स्टेन करना बहुत जरूरी होता है. तो इन्होंने टेक्निक डेवलप की, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स को स्टेन करने की टेक्निक जो है वो डेवलप की. और उस स्टेनिंग टेक्निक से हमें बहुत कुछ पता चला न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स के फंक्शन, उनके काम करने के तरीके के बारे में. ठीक है. तो ये जो स्टेनिंग टेक्निक इन्होंने डेवलप की उसका नाम था, दिस मैटर इज रेफर टू एज ब्लैक रिएक्शन. ठीक है, ब्लैक रिएक्शन इसको कहते हैं. और इसमें सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर जो है उसकी वजह से ब्लैक कलर आता है. सो दिस मैटर यूजेस अ वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशंस ऑफ द सेल्स. सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेल कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, सेल के अंदर मतलब जिस तरीके से सेल काम करती है, उन सब तरीकों के बारे में इस स्टेनिंग टेक्निक से काफी कुछ उनको स्टडी करने में मदद मिली. ठीक है. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving his technique. Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Romney Cazal for their work on the structure of the nervous system. तो इनको structure of the nervous system के लिए जो है मेडिसिन का जो इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1906 में. तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, नर्वस सिस्टम पे इन्होंने काफी काम किया था. और उसी दौरान इन्होंने लाइसोज मतलब ये गोल्गी बॉडीज की भी खोज की थी. इस वजह से उसका नाम जो है गोल्गी एपरेटस रखा गया. ठीक है. और अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में. ठीक है. लाइसोसोम्स को हम जो है इन जनरल आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है. लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है कि मतलब एक तरीके से जैसे आप बहुत सारे अपने घरों से कूड़ा निकालते हैं ना, तो कूड़ा वगैरह कहाँ जाता है, रिसाइकिल होने के लिए रिसाइकिल होने वाली फैक्ट्रीज में जाता है. तो वहां पे देखा जाता है कि इसका क्या काम हो सकता है, नहीं काम हो सकता है, तो उसको पूरी तरीके से गला के फिर से कुछ चीजों में यूज कर लिया जाता है. तो लाइसोसोम का भी कुछ इसी तरीके से काम है. जितना भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो सेल नहीं यूज कर पाती है वो लाइसोसोम्स के अंदर भेज देती है. अब लाइसोसोम्स को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो रीयूजेबल भी होते हैं कई बार. ठीक है. तो सेल उनको दोबारा से यूज भी करती है और जिसको नहीं यूज कर पाती है उसको बिल्कुल एक्सक्रीट आउट कर देती है. लेकिन डाइजेशन होने के लिए, मतलब उसका जो छटनी होने के लिए, वो सबसे पहले लाइसोसोम्स में ही जाता है. ठीक है. तो ये सब काम करने के लिए लाइसोसोम को क्या चाहिए, बहुत हार्ड एसिड चाहिए, उस तरह के केमिकल्स होने चाहिए लाइसोसोम के अंदर, तभी ना वो सब काम कर पाएगा, सबको तोड़ने का काम कर पाएगा. तो लाइसोसोम के अंदर जो कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, किसी भी चीज को गला देते हैं. ठीक है. तो अगर लाइसोसोम्स खुद ही मान लीजिए, एक तो ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सेल के एनवायरनमेंट से इसके अंदर का एनवायरनमेंट काफी अलग होता है. तो अगर लाइसोसोम्स कभी गलती से फट जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, उसका जो भी उसके अंदर का केमिकल होता है वो पूरी सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और सेल भी डेड कर जाएगी. इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ठीक है. सो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. स्ट्रक्चर में तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, छोटे छोटे. ठीक है. फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहती है. डाइजेस्टिव मतलब
गला सकने की जो एंजाइम्स के पास शक्ति रहती है, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। बस वो प्रोटीन जिनका फंक्शन जो है डाइजेशन करना हो, गलाना हो, सड़ाना हो, तोड़ना हो, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली स्ट्रक्चर में प्रोटीन से ही होते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस आपने देखा ही था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स में होती है, तो वहीं से वो पैक होके आए रहते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम का काम करते हैं, फाइन। सो लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द वेस्ट, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम? दैट इज लाइसोसोम, ठीक है। सो दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, ऐसे नहीं कि एक ही ऑर्गेनेली होती है। जैसे कोई टुकड़ा किसी ऑर्गेनेली का टूट गया, खराब हो गया, तो वो भी लाइसोसोम के अंदर आके उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है, और जो मॉलिक्यूल उस पर काम का होता है उसको फिर से यूज कर लेती है। समझ रहे हैं? इस तरीके से काम करता है। सो और फॉरेन कोई बैक्टीरिया का अटैक हो गया, उसको भी लाइसोसोम अपने अंदर लेके का काम तमाम कर देगा, ठीक है। सो फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड अप इन द लाइसोसोम्स which break complex substances into simple substances। complex substances मतलब कोई मॉलिक्यूल है, कोई शुगर का मॉलिक्यूल, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल, कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं लाइसोसोम में, उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देती है और देखती है कि कहीं यूज हो रहा है तो यूज कर लेती है अपने लिए, ठीक है। So lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो कार्बन के मटेरियल होते हैं, मतलब जो भी सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब कार्बन से ही मिलकर बने रहते हैं, तो इन्हीं को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, किसी तरह की आप मतलब गलत दवाई खा लें या इस तरीके से कोई चोट लग जाए आपको, तो उस जगह की सेल जो है क्या होती है? टूट जाती है, ठीक है। डैमेज लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो कई बार जब कभी हमें चोट लग जाती है, हमारी सेल डैमेज कर जाती है, तो सेल क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हो कि फिजिकली उसको बहुत हार्म रहता है, तो इसी प्रोसेस में जो सेल के अंदर का लाइसोसोम्स है वो भी ब्रस्ट कर जाता है और उसका सारा डाइजेस्टिव एंजाइम स्पिल हो जाता है पूरे सेल के अंदर और सेल डाई कर जाती है, ठीक है। इसी वजह से देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। सुसाइड बैग ऑफ अ सेल किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम्स होता है, वैसे पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। इसकी भी दो, ये जो भी हम ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी बाहर में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर में और एक जो अंदर वाली रहती है वो ऐसे ऐसे मुड़ी मुड़ी सी रहती है, जैसे देख सकते हैं ना फिगर में, इस तरीके से रहती है। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ताकि ज़्यादा फोल्ड होगी तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये एटीपी मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी है, ठीक है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम मतलब फूड लेते हैं, वो उसका जो है सब कुछ जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही एनर्जी को यूज़ करने की सोचें तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तब हम एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म लिया है कि नहीं, इस तरीके से एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी एनर्जी निकलती है उसको हम स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर एटीपी के फॉर्म में नहीं स्टोर करेंगे, नॉर्मल एनर्जी रहेगी, तो हीट के फॉर्म में जब हम खाना खाएंगे तो एनर्जी निकलेगी और उस वक्त हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो हीट के फॉर्म में हमारी से बॉडी से एनर्जी उड़ जाया करेगी। इस वजह से नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि नहीं, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना है बॉडी में। तो अगर कभी हमें अचानक से एनर्जी की जरूरत पड़े तो एटीपी को हम धड़ाधड़ यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो पता चला कि जब एनर्जी की जरूरत होता है, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मेरे पास तो एनर्जी ही नहीं है, तो ये रीजन है, ठीक है। सो और ये जो एटीपी है इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है। इसी वजह से इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है जिससे कि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एटीपी की सिंथेसिस हो सके। इसी एटीपी सिंथेसिस की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सो दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जेनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लगे। एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल है, उसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। तो जब जैसे जैसे ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, 3 बार लगे रहते हैं। ठीक है, तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटा तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और एडीपी बन जाएगा। ठीक है, एडीपी के बनने की वजह से और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, यही एनर्जी को हम किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटीपी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज एटीपी. So the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. तो बॉडी में कहीं पे भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी बॉडी एटीपी के फॉर्म में ही यूज करती है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो जैसे सेल के पास जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग सा यूनिक सा थोड़ा सा ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और ये खुद उसमें डिवाइड करता है और इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं। तो मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट सेल है ये, लेकिन ये सेल के लिए काम करता है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, ये भी बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे ये प्रोटीन अपने लिए खुद ही बना लेती है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनेली के पास खुद का डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक और ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, वो हम अगली बार में पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स की भी 2 तरीके के होते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और कलर प्लास्टिड्स, एंड ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब व्हाइट। ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट मतलब व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जिन क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हम उसको क्लोरोफिल कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट से ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा जो है और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे रेड और ऑरेंज कलर के और भी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेली इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कलरलेस प्लास्टिड्स कह रहे हैं, उनमें स्टार्च भी स्टोर होते हैं, एक स्टोर हाउस की तरह वो काम करते हैं जिसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोरेज मिलता है। ठीक है, सो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो इसमें बहुत सारे जो है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्ट्रोमा में, जो इनका ये आप देख रहे हो प्लास्टिड, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नली ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिखते हैं, और like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosomes। तो प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का जो है डीएनए और राइबोसोम्स होता है। फाइन, अब हम एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, वो है हमारा वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो वैक्यूल्स बेसिकली एक स्टोरेज सैक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये एनिमल सेल्स में स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। ठीक है, सो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल व्हाइल प्लांट्स हैव very large vacuoles. The central vacuole of some plants may occupy 50 to 90% of the cell volume. एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बेसिकली 90% ऑफ द स्पेस जो है हो सकता है कि वैक्यूल से ही ऑक्यूपाई हुआ हो। ठीक है,
So in plants, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो जो प्लांट की सेल कड़क कड़क दिखती है, टर्जिड दिखती है, एकदम स्ट्रेट दिखती है, वो इन वैक्यूल्स की वजह से ही होता है, ठीक है. सो मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. तो वैक्यूल एक तरीके से स्टोर हाउस का काम करता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स प्लांट्स इन्हीं वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखता है. These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. In single cell organism like amoeba, the food vacuole, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है जिसके कि अंदर अमीबा अपना फूड स्टोर करके रखता है, जब उसको भूख लगती है तो वो खा लेता है, ठीक है. सो और उसी के अंदर डाइजेस्ट करता है, उसी फूड वैक्यूल के अंदर खूब सारे एंजाइम्स रखता है वो और डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन लेता रहता है. So the food vacuole contains food items that amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो vacuoles wastage का भी स्टोरेज करती है, एक्स्ट्रा वाटर आ गया उसको भी स्टोर करती है. तो vacuoles इस तरीके से डिफरेंट काम करती है. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. Can you name the 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है. इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लाइसोसोम जो उसके अंदर रहता है वो ब्रस्ट कर जाएगा और पूरी की पूरी सेल जो है वो सुसाइड कर लेगी, डेथ हो जाएगी उसकी सेल की, ठीक है. सो व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं. अगर वो ब्रस्ट कर जाए तो पूरी की पूरी सेल जो है वो डेथ कर जाती है, इसी वजह से उसको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, ठीक है. वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल्स? तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स के ऊपर सिंथेसाइज हो. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, ठीक है. सो each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. तो हर सेल जो है उसके अंदर कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज, कुछ कुछ उसके जो मेम्ब्रेन है इस तरीके से अरेंज है कि वो एक प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेश्ड फंक्शन है कर रही है, ठीक है. सो द सेल्स दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो हर एक सेल के पास यही बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सब सेल्स के पास होता ही है, ठीक है. दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रिस्पिरेशन. ये सारे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हर सेल के पास होने से क्या होता है, हर एक सेल ये सारे फंक्शन करती है, जैसे कि रिस्पिरेशन करती है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. तो ये सारा काम सेल्स के अंदर होता है और जो भी काम सेल्स के अंदर होता है वही काम अल्टीमेटली एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी, एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट होता है. दैट इज व्हाई सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से ही मिलकर पूरी बॉडी बनती है, इस वजह से स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है. और इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी सेल के अंदर नहीं हो रहे हैं, ऑल टुगेदर एक नया फंक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है. जो भी फंक्शन हमारी सेल के अंदर हो रहे हैं वही फंक्शन किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है. दैट इज व्हाई सेल इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज सेल थियरी, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.